Prime Minister KP Sharma Oli never stops claiming publicly that corruption has been controlled in the country. However, an international study has shown that corruption is on the rise in Nepal. हमारे देश में जिस जनजी जनरेशंस के बच्चों का मजाक बनाया जाता है, उसी जनजी जनरेशंस के बच्चों ने नेपाल की पूरी सरकार गिरा के रख दी। उनका कहना है कि हमारे देश में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हमें काम नहीं मिलता और इनके जो नेपो किड्स हैं, मतलब जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे हैं, वो फॉरेन में जाके मौज काट रहे हैं और हमारे देश की जो आम जनता है वो पैसों के लिए और खानों के लिए भूखी मर रही है। इन सारी चीज़ों को लेकर प्रोटेस्ट होता है, लेकिन हम सबको ये बताया जाता है, हम सबको दिखाया जाता है गोदी मीडिया द्वारा और नेपाल की जो सरकारी मीडिया चैनल्स हैं उनके द्वारा कि ये सारे जितने भी जनजीज हैं वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर बैन लग गया है। अब इसके पीछे का सच कुछ और ही है। चलो इस सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों नेपाली किड्स और जितने भी जनजीज हैं वो सारे प्रोटेस्ट करने के लिए रोडों पर उतर आए हैं। एक्चुअली नेपाल की सिचुएशन धीरे धीरे बिगड़ती चली जा रही है। 2008 के बाद जब से यहाँ पर डेमोक्रेसी आई है, जब से यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस बढ़ा है, तब से यहाँ पर कोई भी सरकार स्थिर नहीं चली है। 17 साल में 12 से 13 बार तो इनकी सरकारें बदल चुकी हैं। अब वहाँ की जनता के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। आपने भी देखा होगा कि नेपाली यहाँ पर आके इंडिया में ड्यूटी करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, लेबरी करते हैं, इवन ये रसिया आर्मी में भी जाके ज्वाइन कर लेते हैं। अभी पता चला था कि 15,000 नेपाली रशियन आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि जबकि वॉर चल रहा है यूक्रेन में। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हामी नेपाल करके एक एनजीओ है जिसके फाउंडर हैं सुदम गुरगुन, ये 8 सितंबर 2025 को एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए बच्चों को बुलाते हैं, जनजीज को जिनकी उम्र थी 20 से 25 साल की, उनको बुलाते हैं कि हम जो प्रोटेस्ट करेंगे, हम करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, हमारे देश में जो प्रॉब्लम्स है उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। हम किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज को अपने इन सारे प्रोटेस्ट में ज्वाइन नहीं करने देंगे क्योंकि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। प्रोटेस्टर्स की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है काठमांडू की सड़कों पर। अब वहां पर होता क्या है कि सरकार पुलिस को डिप्लॉय कर देती है और जैसे पुलिस डिप्लॉय करती है, कहीं पे भी तुमने ये चीज नोटिस भी करी होगी, हमारे देश में भी कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा होता है, अगर वहां पर पुलिस को डिप्लॉय करा जाता है तो कुछ ना कुछ हंगामा होता है। वैसे ही हंगामा वहां पर होता है तो पुलिस वाले आंसू गैस और वाटर गन और बुलेट गन चलाना चालू कर देते हैं। तो प्रोटेस्टर्स क्या करते हैं, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में घुसने लग जाते हैं। अब वहां पर ये क्या करते हैं, जितने भी पुलिस वाले होते हैं उनको ऊपर से ऑर्डर आता है कि जितने भी प्रोटेस्टर्स अंदर घुस रहे हैं उनके ऊपर ओपन फायर कर दो, मतलब सीधा हेड शॉट उनको मारो और खत्म कर दो। टोटल 19 लोगों की जान चली जाती, 19 प्रोटेस्टर्स की, जनजीज की जान चली जाती, जिनमें से एक 12 साल का बच्चा भी था। अब सोच के देखो, एक 12 साल का बच्चा वहां पर लड़ाई करने तो जाएगा नहीं ना, सिंपल सी बात है, वो प्रोटेस्ट करने जाएगा, वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट करने जाएगा। और उससे ज्यादा सबसे बड़ी भयानक बात ये होती कि ये ओपन फायर जो हुआ था उसमें 400 से ज्यादा बच्चे जो जनजीज थे वो सारे इंजर्ड हो गए थे। मतलब इतने ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई थी इन सारे लोगों को, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ वहां की सरकार ये सोचने लगती है कि अब ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया तो ऐसा करते हैं कि सोशल मीडिया को ही बैन कर देते हैं, क्योंकि हमारे देश में भी तुमने ये चीज देखी होगी, कहीं पर भी प्रोटेस्ट होता है तो सबसे पहले इंटरनेट बंद कर देते हैं और सोशल मीडिया को बैन कर देते हैं उस इलाके में, उस एरिया में। वहां की गवर्नमेंट भी ये करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई थी 2023 में कि हमारे देश में जितने भी सोशल मीडिया है उनको हमारे टर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसमें सिर्फ एक टिकटॉक था चाइना का जो वो सारे टर्म्स को फॉलो कर रहा था। तो अब टिकटॉक को तो बैन नहीं कर पाई और बाकी के जितने भी सोशल मीडिया एप्स थे वो सब बैन कर दिया। अब ये जनजीज थे, इन्होंने क्या करा कि सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से यूज करा। जितने भी ये नेपो किड थे, मतलब जितने भी पॉलिटिशियंस के बच्चे थे, बाहर जाके अपनी अच्छी खासी लाइफ जी रहे थे, पैसा उड़ा रहे थे, बड़ी बड़ी कारों में और घरों में घूम रहे थे, मतलब इंजॉय कर रहे थे, फुल्ली इंजॉय कर रहे थे। जितनों की भी फोटोज इनको मिलती थी सोशल मीडिया से उठा उठा करके ये टिकटॉक पे डालने लग गए और #नेपोकिड और #नेपोबेबी करके डालने लग गए। उससे होता है कि प्रोटेस्टर्स और ज्यादा भड़क जाते हैं। धीरे धीरे प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ने लग जाता है कि प्रोटेस्टर्स जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी वहां पर जाके अटैक करने लग जाते हैं, वहां पर जाके तोड़फोड़ मचाने लग जाते हैं। अब सरकार को ये चीज पता चल गई थी कि अब हम ओपन फायर तो कर नहीं सकते हैं और इनको रोकना भी बड़ी मुश्किल की बात है। तो धीरे धीरे करके जब प्रोटेस्टर्स और ज्यादा हंगामा करने लग जाते हैं तो सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं चलो ठीक है, ये सोशल मीडिया की वजह से तुम लोग जो बवाल काट रहे हो, जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम सोशल मीडिया ऐप से बैन को हटा लेते हैं। अब सरकार को लग रहा था सोशल मीडिया से बैन हटा लेंगे, ये सारे जनजीज चले जाएंगे, क्योंकि नेपाल में एम्प्लॉयमेंट का तो कोई जरिया है नहीं, तो थोड़ा बहुत जो इनका एम्प्लॉयमेंट चलता था टिकटॉक और सोशल मीडिया ऐप्स के द्वारा चलता था। और मोस्टली नेपाली जितने भी बाहर रहते हैं, अदर कंट्रीज में रहते हैं, उनसे जो कॉन्टैक्ट होता था उनका यही व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन्हीं के जरिए इनका कॉन्टैक्ट भी होता था। इसलिए आधे से ज्यादा नेपाली तो इसलिए भड़क गए। अब जनजीज ने जो प्रोटेस्ट करा उसमें एक सबसे मेन बात यह थी, जनजीज का कहना था कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम जैसे तुमको दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं वैसे उसी तरह हम अपोजिशन के लीडर्स को भी दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे। और उन्होंने किया भी वही। इस प्रोटेस्ट को देखते हुए केपी सिंह ओली जो वहां के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दे दिया, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर का इस्तीफा आ गया। मोस्टली जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता थे उन्होंने सबने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ के भागने लग गए। अब उनके पास भागने का कोई साधन नहीं
नहीं था, तो जितने भी आर्मी वाले थे उन्होंने सपोर्ट करके उनको कैसे तैसे भगाया। लेकिन उसमें प्रॉब्लम हुई कि एक एक्स प्रेसिडेंट की वाइफ के घर पे इन्होंने जो प्रोटेस्टर्स ने आग लगाई थी उसमें उनकी जान चली गई। मतलब आप सोच के देखो, आप किसी देश में एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते हो और वहां की सरकार बोल देती है कि हमारी जनता के ऊपर ओपन फायर कर दो। मतलब सरकार को ये लगने लग गया था कि जनता से बढ़कर हम हो गए हैं। लेकिन जेनजीज ने जो प्रोटेस्ट करा उसमें उन्होंने देश की पार्लियामेंट को ही जला डाला कि भैया तुमने ही आदेश दिया था ना, इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से ही प्रॉब्लम हुई ना, तो चलो हम इस पे भी आग लगा देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब यार आग लगा दी इन्होंने और ये प्रोटेस्ट भी कर लिया, उसके बाद सोशल मीडिया से बैन भी हट गया, अब कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये पीछे नहीं हटने को तैयार थे? तो उसमें सबसे बड़ा रीजन था यहाँ का करप्शन। Prime Minister KP Sharma Oli never stops claiming publicly that corruption has been controlled in the country. However, an international study has shown that corruption is on the rise in Nepal. नेपाल में अगर आप जाओगे तो आपको एंट्री करते ही आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप किसी भी कंट्री से हो। वहाँ की जनता के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वहाँ पर एरिया में वो जाते थे, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते थे तो उनको ऊपरी पैसा देना ही पड़ता था। इन सबको लेकर नेपाल की जनता ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि इन पॉलिटिशियंस के ऊपर और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं इनके ऊपर नेपाल की जनता कोई भी एक्शन नहीं ले सकती थी, क्योंकि इन्होंने पहले ही 2008 के बाद ही ये रूल पास कर लिया था कि कोई भी नेता होगा हमारे देश का, उसके ऊपर तुम एफआईआर नहीं कर सकते हो, उसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो, चाहे फिर उसके ऊपर करप्शन के केसेस ही क्यों ना लगे। इसीलिए इन जेनजीज ने जब प्रोटेस्ट करा तो इन्होंने अपनी 4-5 मांगे रखी। पहला तो ये था कि सोशल मीडिया से बैन हटाओ, क्योंकि भाई सोशल मीडिया के जरिए से ही हम अपनों से जो बाहर हैं उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। दूसरा कारण ये था कि 4 साल में 3 बड़े घोटाले होते हैं नेपाल में। पहला घोटाला था 2021 में, उसमें 54,600 करोड़ का था। उसके बाद दूसरा घोटाला 2023 में करा जाता है 13,600 करोड़ का। फिर उसके बाद 2024 में घोटाला करा जाता है जिसमें 69,600 करोड़ का घोटाला करते हैं। और जितना सारे घोटाले है ना, ये सारे वहां की पॉलिटिकल पार्टीज ने ही करे थे। जेनजीज के प्रोटेस्ट के पीछे का दूसरा पॉइंट यह था कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई है कि नेपाल में हर 5 में से 1 बंदा बेरोजगार है। तीसरा मेन पॉइंट था इस सारे प्रोटेस्ट के पीछे का कि वहां पर कोई भी परमानेंट गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती है। मतलब नेपाल में पिछले 5 साल में 3 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। मतलब अब आप एक बार इमेजिन करके देखो, हमारे देश में 12 साल से एक प्रधानमंत्री है जो कैसे भी करके हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हमारे देश में डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। लेकिन जिस देश में 5 साल में 3 बार प्रधानमंत्री बदल गया हो, वहां की जनता बार बार एक तो वोटिंग करके परेशान हो जाती है, फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आती है डेवलपमेंट के नाम पर कुछ हो नहीं रहा है, और सारा पैसा जो भी बनता है, जो भी टैक्सेस आते हैं, उनका पैसा तो नेपो किडी उड़ा ले जा रहे हैं, मतलब उनके बच्चे उड़ा ले जा रहे हैं, और जो पैसा बचता है अपने स्विस बैंक में अकाउंट में डाल देते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को लेके बहुत ज्यादा परेशान थे। और जब ये प्रोटेस्ट हुआ जिसके बाद इन्होंने ओपन फायर कर दिया, उसके बाद सारे गुस्सा जो है ना जेनजीज का वो फूट पड़ता है। यही कारण है जिसकी वजह से नेपाल की जेनजीज ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट करा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस प्रोटेस्ट के बाद क्या हुआ। ये प्रोटेस्ट करने के बाद देखो, सबसे बड़ी चीज तो ये हुई कि नेपाल में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन सबको हटा दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफिसेस को इन जेनजीज ने बर्बाद कर दिया। लेकिन एक सबसे अच्छी तस्वीर सामने ये आई कि जितने भी जेनजीज ने जो भी तोड़फोड़ मचाई थी उनकी साफ सफाई भी करने लग रहे हैं। ये लोग पूरे एरिया को फिर से साफ कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि वहां पे एक बार फिर से एक गवर्नमेंट बनाई जाएगी, एक फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, और कोशिश ये करा जाएगा कि वो अपना पूरा 5 साल अच्छे से कंप्लीट करे और अब करप्शन ना हो यहाँ हमारे देश में। इस प्रोटेस्ट के बाद नेपाल में जो दूसरी अच्छी चीज होने वाली है वो ये होगी कि वहां पर करप्शन खत्म हो जाएगा। मतलब अब आप एक बार सोच के देखो, वहां जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, जितने भी पॉलिटिशियंस होंगे, उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर हमारे देश में अब हम करप्शन करेंगे तो एक बार फिर से जेनजीज का खून खोलेगा और फिर से हमारे साथ यही होगा। इस प्रोटेस्ट के बाद तीसरी अच्छी चीज ये हुई कि सोशल मीडिया पर से जो बैन हट गया, उससे जितने भी नेपाल के सिटीजन्स हैं और उनके जो फैमिली वाले बाहर रहकर जॉब करते हैं उनसे भी वो कनेक्ट कर पाएंगे। और चौथा और सबसे मेन पॉइंट जो इस प्रोटेस्ट का ये है कि इस प्रोटेस्ट के बाद हमारे देश में और जितने भी दुनिया के बड़े बड़े देश है उनमें भी ये मैसेज क्लियर पहुंच गया है, जनता को कभी भी छोटा मत समझो। हमारे देश में भी जब प्रोटेस्ट होते हैं तो सरकारों को लगता है कि अरे नहीं, जनता है, इनको क्या है। का फॉर्मर प्रोटेस्ट को ही देख लो कि बेचारे 2-2.5 साल बैठे रह गए थे। लेकिन इस प्रोटेस्ट के बाद शायद हमारे देश में और बाकी की कंट्रीज में भी सरकारों को ये चीज़ पता चल जाएगा कि हमसे ऊपर जनता है, हम जनता से ऊपर नहीं है।